हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द माइटी एवेंजर्स। आज मैं आप लोगों के साथ माइटी एवेंजर्स का वॉल्यूम 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि दरअसल सीक्रेट इन्वेजन का एक तरह से आफ्टर मैथ है। मतलब हमने सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक कवर करा अपने चैनल पे, जिसमें बहुत इनक्रेडिबल तरीके से चीज़ें हमें रैप अप होते हुए नजर आई। लेकिन आज जो है हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं दी वास्प के हवाले से, क्योंकि हमें पता है कि इस बहुत बड़े मेगा इवेंट के अंदर सिर्फ एक ही सुपर हीरो की डेथ हुई है, जो कि थी द वास्प, और वो अवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर थी। तो इसीलिए उन लोगों ने, मार्वल वालों ने उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दिया, बल्कि उसके ऊपर एक पूरा कॉमिक बनाया है, जिसके जरिए हमें उसके बारे में भी बताया गया बहुत कुछ। और अब जो सीक्रेट इन्वेजन के बाद जो होने वाला है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में भी हमें काफ़ी हिंट दिए गए हैं। तो इसीलिए ये कॉमिक्स मुझे शेयर करना आप लोग के साथ ज़रूरी था, ताकि इससे आपको बहुत सारी जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाएं। सो गाइस, चलिए इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं, फिर आखिर में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम यहाँ से बहुत साल पहले शिफ्ट होते हैं आर्टिक सर्कल के ऊपर, जहाँ पे ओरिजिनल एवेंजर्स की जो टीम होती है वो ढूंढती है कैप्टन अमेरिका को। और वहाँ पे डॉक्टर हेनरी पिम, यानी कि इस वक्त जिनको हम येलो जैकेट के नाम से जानते हैं, जो उस वक्त एंड मैन या जायंट मैन के नाम से जाने जाते थे, वो कैप्टन अमेरिका को एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो वहीं पे वास्प आती है उसके पास और पूछती है, तो बताओ हैंक टोनी ने क्या कहा। तो हैंक पिम बोलते हैं ये वाकई में कैप्टन अमेरिका है और ये जिंदा हैं। जिसको सुन के वास्प काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का उस वक्त मिलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका के सबसे पहले एक सुपर सोल्जर माने जाते हैं, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। और इसीलिए जैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अब से वो लोग जो है कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर लड़ेंगे। और वो यही डिस्कस कर रहे होते दोनों कि कैप्टन अमेरिका को बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि टीवी हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, द बीटल्स हो गए। और वहाँ पे वास्प बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे इनके लिए एक नया कॉस्ट्यूम भी बताना पड़ेगा जो कि नए स्टाइल का हो। और मैं तो ये सोच रही थी, क्या उनकी उस ज़माने में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी, और क्या पता वो जिंदा भी हो कि नहीं, हमें ये सब चीज़ें भी उनकी देखनी पड़ेंगी। तो वो बोलते हैं क्या तुम सच में सीरियस हो वास्प? तुम्हें इमेजिन भी कर सकती हो कि इस वक्त उनके पर क्या बीतेगी जब वो अपनी आँख खोलेंगे, लेकिन ये तो हम उनके होश में आने के बाद ही देखेंगे। तो वहीं पे वास्प जो है उसको देख रही होती है, तो हैंक में पूछते हैं कि क्या हुआ जैनेट, ऐसे क्यों देख रही हो? तो बोलती है कि तुम ये सब जो कर रहे हो वाकई में इसके लिए थैंक यू सो मच। और वो उसको वहाँ पे किस करती है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि आई लव यू जैनेट। जैनेट बोलती है कि तुम्हें अक्सर ये बोल देना चाहिए। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ मैंने आज दिल से बोला है इसलिए। तो वहाँ पे वास्प बोलती है अगर तुम कभी बर्फ़ के अंदर जम गए ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए ज़रूर वेट करूँगी। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा। और हम यहाँ से प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हैंक पिम बहुत ज़्यादा उदास बैठे होते हैं, क्योंकि वास्प की जो है वो डेथ हो चुकी है और उनको ये सारे फ्लैशबैक्स बेसिकली याद आ रहे थे, जो जैनेट थी उसकी सारी बातें याद आ रही थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि इनका साथ देने के लिए यहाँ पे कैरल यानी कि मिस मार्वल और वंडरमैन यानी कि साइमन बैठा हुआ होता है। और कैरल बोलती है क्या तुम ठीक हो? तो एकदम हैंक पिम बोलते हैं कि क्या तुम क्या कह रहे थे? तो वहाँ पे जो उनका वकील होता है वो पूछता है कि सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपकी वाइफ की फ्यूनरल के लिए आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट वगैरह है, आप कोई और सर्विस इसमें ऐड करवाना चाहते हैं? तो हैंक पिम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पूछता है क्या आप वहाँ पे खुद बोलना कुछ पसंद करेंगे? तो हैंक पिम बोलते हैं क्या वाकई में मुझे ये सब करना पड़ेगा? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आपको ठीक लगे तो ही आप बोलिएगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस वक्त क्या करूं। तो कैरल बोलती है देखो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ कहने की, ये सब हम संभाल लेंगे। तो वो वकील बोलता है कि बिल्कुल सर, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई हैं, कैप्टन डॉनवर्स और मैं इस सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हैंक पिम पूछते हैं कि उसकी तो कोई बॉडी ही नहीं है, तो क्या मतलब? तो मतलब हम एक बॉक्स के साथ फ्यूनरल करेंगे? तो बोलता है कि सर ये तो हमारी रस्म और रिवाज है, ये तो हमें करना ही होगा उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो हैंक पिम खड़े होते हैं और बोलते हैं अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? तो साइमन बोलता है क्या मैं तुम्हें यहाँ से उड़ाते हुए ले जाऊँ कहीं बाहर, अगर तुम्हें कहीं जाना हो? तो बोलता है कि नहीं नहीं साइमन, मैं यहाँ उड़ने के मूड में आज बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि सर बाहर एक गाड़ी आपका इंतजार कर रही है, वो आपको जहाँ चाहे ले जाएगी। लेकिन जब हम लोग बाहर शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स खड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो हैंक पिम का लौटना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और उनकी वाइफ जैनेट उनकी डेथ हो चुकी है।
तो यहाँ पे जैसे हैंक पिम बाहर आते हैं लोग उनसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर हैंक पिम ये बताइए कि आपकी वाइफ रियली में मर चुकी है, और ये बताइए कि आप कब से बदले गए थे स्क्रल के जरिए, और ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर आपका क्या लेना देना है, आप टोनी स्टार्क के बारे में कुछ बताइए, ब्लैक गोलायथ के ऊपर कुछ बताइए, आपने थॉर का क्लोन बनाया था उसके ऊपर कुछ बनाइए। मतलब बेसिकली यहाँ पे हैंक पिम से वो सारे सवाल किए जा रहे हैं जिसके जवाब उनको पता भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और इस तरह कैरल को गुस्सा आता है और वो सबको पीछे करते हुए बोलती है कि बस बहुत हो गया, कहा ना मैंने, इनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ। और इस तरह वो लोग उनसे बचते हुए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो वहीं पे हैंक पिम पूछते हैं कि मुझे बताओ कैरल, यहाँ पे असल में हुआ क्या है, ये लोग इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो कैरल बोलती है कि जिस स्क्रल ने तुम्हें रिप्लेस करा था, दरअसल वो एक तरह से उनका फेस था, वो उनका लीडर था, सारी चीज़ें टीवी वगैरह पे जो एयर करी थी वो उसी ने करी थी, सारी स्क्रल की इंटेंशंस जो टीवी पे अनाउंस करी थी वो उसी स्क्रल ने करी थी, वो उनका एक तरह से मेन मैन था, और इसीलिए वो सब तुम्हें स्क्रल समझ रहे हैं। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो कैरल बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतनी देर से कि मैं तुम्हें ये सब बताऊँ तो कैसे बताऊँ। तो वहाँ पे हैंक पिम बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा दिन है और कौन सा साल चल रहा है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद से अब तक यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे तुम हर एक चीज़ बताओगी। तो कैरल बोलती है कि हाँ ठीक है बिल्कुल, ये हम कभी बाद में भी कर सकते हैं। तो हैंक पिम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे हर चीज़ जाननी है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था, और वो भी अभी इसी वक्त। तो यहाँ पे बेसिकली कैरल जो है स्टोरी लाइंस जो कवर करती है बड़ी बड़ी और हैंक पिम को बताती है। और सबसे पहले वो बताती है कि किस तरह से उनके जाने के बाद वांडा मैक्सिमोव का ब्रेक डाउन हुआ और हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ, जिसमें नो मोर म्यूटेंट्स कहने पे म्यूटेंट पॉपुलेशन खत्म हो गई। उसके बाद वो बताती है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की सिविल वॉर की लड़ाई, जिसमें सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया गया था और दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त जंग हुई थी। उसके बाद वो बताती है कि किस तरह से कैप्टन अमेरिका की डेथ हुई थी इन सब के बीच। और फिर वो बताती है कि किस तरह से हल्क जो है अर्थ के ऊपर लौटा था और वर्ल्ड वॉर हल्क का जो इवेंट था वो हुआ था। और उसके बाद वो बताती है कि किस तरह से सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट शुरू हुआ था और ये इवेंट के अंदर वास्प की डेथ हुई थी। और इस तरह हैंक पिम वहाँ पे अपने सर पे हाथ रख के रोने लग जाते हैं। और वहाँ पे कैरल भी रो रही होती है, लेकिन हैंक पिम से अब संभला नहीं जा रहा होता। उनको बार बार जो है वास्प के फ्लैशबैक्स दिख रहे होते हैं किस तरह वो जेनेट से लड़ा करते थे, और अचानक वो बहुत जोर से रोना शुरू करते हैं और कैरल के कंधे पे सर रख देते हैं। और यहाँ से बेसिकली हम लोग एक चर्च के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी गैदरिंग आज जमा हुई होती है। वास्प जो है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वो अवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर में से एक है, तो ये कोई छोटी मोटी बात कहीं से भी नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ी सुपर हीरो कम्युनिटी और बहुत सारे लोग जो है मशहूर वो यहाँ पे फिंडल के अंदर आए हुए होते हैं। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं, वहाँ के फादर होते हैं चर्च के, वो यही बता रहे होते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पे हर कोई जमा हुआ है, वो भी सिर्फ उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती थी, कभी अपने बारे में नहीं सोचती थी। यहाँ पे बेसिकली फ्यूनरल में जैसे नॉर्मली होता है, जो मरने वाला होता है उसकी तारीफें की जा रही होती हैं कि आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं उनका गम बनाने के लिए और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो आप में से कोई एजेंट या कोई भी हीरो यहाँ पे आना चाहेगा स्टेज पे और उनके लिए कुछ कहना चाहेगा। तो इस तरह से वहाँ पे हैंक पिम खड़े होते हैं और वहाँ पे स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं। तो कैरल बोलती कि ओ नो, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त हैंक पिम का दिमाग उनके वश में नहीं है, उनके बस में नहीं है, वो कुछ गलत ना बोल दें सबके सामने। तो वहाँ पे हैंक पिम बोलते हैं स्टेज पे आके कि मैं अपने आप से ये पूछता रहता हूँ कि तुम ये जेनेट के साथ कैसे कर सकते थे, और मेरे ख्याल से अगर वो होती तो वो भी तुमसे यही पूछती कि तुम उसके साथ ये कैसा कर सकते थे। और सबको समझ में नहीं आ रहा था कि हैंक पिम ये क्या बोल रहे हैं। तो अचानक हैंक पिम जो है टोनी स्टार्क की तरफ देखते और बोलते हैं, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम उसके साथ ये कैसे कर सकते हो। टोनी उसको हैरानी से देखने लगता है कि इसको क्या हो गया। और वहीं पे हैंक पिम को गुस्सा आता और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम आखिरकार ये कैसा कर सकते हो टोनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे, तुम ये सब कैसे होने दे सकते थे, तुम सच में क्या सब कुछ यही चाहते थे? तुमने पहले कैप्टन अमेरिका को मार दिया, जेनेट को मार दिया, और अब देखो तुम यहाँ पे कितने आराम से बैठे हो। आखिरकार ये बताओ टोनी कि अब अगला कौन है, अब तुम किसको मारने वाले हो, अब तुम किसको? लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से थॉर आता है और हैंक पिम के कंधे पे हाथ रख देता है। और इस तरह वहाँ पे थॉर आता है और बोलता है कि एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अवेंजर्स मैं जेन वैन डाइन के साथ काफ़ी बार बैटल्स में लड़ा हूँ, और वो बैटल्स कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन के किनारे पे ले जा सकती थी। और मैं उसको अपना टीममेट कहते हुए बहुत ऑनर महसूस करता हूँ, अपना दोस्त कहते हुए बहुत ऑनर महसूस करता हूँ। आज एसगार्ड के हॉल जो हैं उसके गम से भरे हुए हैं। वो एक बहुत ग्रेट वॉरियर था जिसको हम लोग जितना चाहें पूछें उतना ही कम होगा। आज वेलहेला के गेट्स उसके लिए बहुत वाइड ओपन होंगे। चलो डॉक्टर मेरे साथ, हम उसका गम जाके अकेले में मनाते हैं। और इस तरह से वहाँ पे थॉर जो है हैंक पिम को अपने साथ ले जाता है और चर्च में सब लोग उनको देखते रह जाते हैं। और वहीं पर टोनी वो जेनेट की पिक्चर को देखता है और दिल में सोचता है कि कहीं ना कहीं इन सब में उसकी गलती ज़रूर है। और इसी तरह चर्च के बाहर हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सुपर हीरो कम्युनिटी आपस में मिल रही होती है, वो बातें वगैरह कर रही होती है। तो वहाँ पे जो है हॉकाई, उसकी वाइफ और कैरल खड़े हुए होते हैं। तो हॉकाई बोलता है कि ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है ना। तो उसकी वाइफ बोलती है कि बार्टन अब बस भी करो, यहाँ पे नहीं शुरू होना। तो कैरल बोलती है कि हमें बस यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हॉकाई बोलता है कि ज़रा उसकी तरफ तो देखो, ये नॉर्मन ऑसबॉर्न है ना, अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो बॉबी बोलती है कि यहाँ पे नहीं हॉकाई, हमें यहाँ से जाना होगा।
लेकिन हॉकाई अभी भी गुस्से में होता है और उसके पास पहुंचते हुए बोलता है कि हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ग्रीन गॉब्लिन हो ना? तो वो बोलता है कि और अब तुम कौन हो? मैं क्लिंट बार्टन एवेंजर से हूँ। तो बोलता है कि नहीं, अभी तक तुम कोई एवेंजर नहीं हो अगर तुम मेरे इनिशिएटिव में रजिस्टर्ड नहीं करते हो, क्योंकि हमें पता है कि क्लिंट बार्टन को सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट से जो है रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और अभी भी रजिस्ट्रेशन एक्ट बिल्कुल लागू है, इसलिए सबको अभी भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो क्लिंट बार्टन बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे हो भी क्यों? तो वो बोलता है कि रिस्पेक्ट, तुम्हें थोड़ी सी ट्राई करनी चाहिए और अब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट को फॉलो करने के लिए, वरना उसके बाद तुम जानते हो कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे खिलाफ उठाने ही पड़ेंगे। तो बार्टन बोलता है क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे धमकी दे रहे हो? क्योंकि ये अच्छी बात है कि इस वक्त हम चर्च के अंदर मौजूद हैं, वरना अगर कहीं और होते हम तो अब तक मैं तुम्हारा थोबड़ा मार के सुझा चुका होता। तो उसकी वाइफ आती है और बोलती कि बस कर दो हॉकाई, हमें यहाँ से चलना होगा, हम इस तरह यहाँ पे लड़ नहीं सकते हैं। और नॉर्मन ऑसबॉर्न उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, और उसकी असिस्टेंट भी उसके साथ खड़ी हुई होती है और वो लोग टोनी स्टार्क और मारिया हिल को भी देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं। और मारिया हिल नॉर्मन ऑसबॉर्न को घूर के देखती है गुस्से वाली निगाहों से, क्योंकि बेसिकली उसने शील्ड खत्म कर दी, उसने आयरन मैन की जॉब खत्म कर दी, उसने इनका सब कुछ इनसे छीन लिया है। तो वहीं पर उसकी असिस्टेंट बोलती है नॉर्मन ऑसबॉर्न को कि देखा कि किस तरह से माइटी लोग जमीन पे गिर गए। वो मतलब यहाँ पे माइटी एवेंजर्स की टीम की बात कर रही है, क्योंकि अब माइटी एवेंजर्स की जो टीम थी जिसमें सेंट्री वगैरह मौजूद था, अब वो भी यहाँ से खत्म हो गई है। हम यहाँ से दोबारा न्यूयॉर्क सिटी एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न अब उस पर राज करके बैठा हुआ है और वो एवेंजर्स की पिक्चर को देख रहा होता है और मुस्कुराता है। टू बी कंटिन्यूड इन डार्क एवेंजर्स। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये जो टाई इन था ये खत्म होता है, जिसके अंदर हमने सिविल वॉर की आफ्टर मैथ देखी। बेसिकली हमने यहाँ पे वही चीज़ देखी जो हमने सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के लास्ट में देखा था कि किस तरह से आयरन मैन को अब जो है मारिया हिल को जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया गया है और उन सबका जिम्मा जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न को सौंप दिया गया है। और इससे हमें एक बात और समझ में आ रही है कि सुपर हीरो कम्युनिटी जो है वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि हमने जो क्लिंट बार्टन का रिएक्शन देखा इसके ऊपर, ज़्यादातर हीरोज का रिएक्शन नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न और हीरोज के बीच लगातार एक जंग देखते रहेंगे और इसी पीरियड को मार्वल में कहा गया था द डार्क रेन, और इसकी शुरुआत होगी द डार्क एवेंजर्स के कॉमिक के साथ, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न माइटी एवेंजर्स की टीम को खत्म करके अपनी एक एवेंजर्स की टीम बनाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क है। लिटरली उसका नाम में डार्क है और उसके काम भी बहुत डार्क हैं। लेकिन अगर हम अभी अपने चैनल के फ्यूचर के बारे में बात करें तो मैं अभी इस सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने वाला हूँ। मतलब हम इन सारी स्टोरीज को कवर ज़रूर करेंगे अपने चैनल के ऊपर और बहुत ज़्यादा डिटेल में, जिस तरह से मैंने सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक शेयर करा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं मार्वल के स्पेस कॉमिक्स की तरफ जाने वाला हूँ। अभी तक मुझे इस बात पे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एनाहिलेशन के कॉमिक के साथ क्या करूं, और मैं अभी भी आप लोग के सजेशंस कमेंट में पढ़ रहा हूं। आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस स्टोरी को लाजमी शेयर किया जाए, हमें पता करना है उसके बारे में। तो अगर आप चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा तो मैं उस पर सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसको शॉर्ट करके, डिटेल्स में नहीं, शॉर्ट करके एक समरी के तौर पे आपको पूरी स्टोरी समझा दूंगा, ताकि आपको कम से कम ये समझ में आ जाए कि एनाहिलेशन में हुआ क्या था और उस टॉपिक का मकसद क्या था। क्योंकि बेसिकली मार्वल का एनाहिलेशन का जो टॉपिक था वो मार्वल के स्पेस कॉमिक्स को जानने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आप लोग क्या कहने पे मैंने उसको स्किप किया था, तो अब आप लोग दोबारा मुझे कह रहे हैं कि मैं उसको शेयर करूँ। तो अगर अब मैं उसको शेयर करने बैठा तो हम लोग काफ़ी पीछे चले जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि उस पूरे कॉमिक को शेयर करूँ। उसके अलावा अब जो मैं यहाँ से सीरीज़ एक शुरू करने वाला हूँ वो वुल्कन की सीरीज़ होने वाली है। और एलेक्स समर का एक भाई आया था, गैब्रियल समर्स, जो कि वुल्कन था और उसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। और हमने उसकी एक स्टोरी आर्क भी शेयर करा था अपने चैनल पे, जिसमें अंदर हमने देखा था कि वो शियार एम्पायर जाता है अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए, लेकिन एट दी एंड वो शियार एम्पायर में जो है वहाँ के लोगों से मिल जाता है और उसके ऊपर राज करना शुरू कर देता है। तो अब स्टोरी बेसिकली उसी के आगे से कंटिन्यू होगी कि शियार एम्पायर के ऊपर जब वो राज कर रहा है तो किस तरह से बाकी के जो एक्समैन थे जो स्पेस में रह गए थे वो उससे कैसे मुकाबला करते हैं। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह शेयर करने की ये है कि ये आगे जाके जो हमने वॉर ऑफ किंग का एक टीजर देखा था सीक्रेट इन्वेजन इनह्यूमंस की टाइम के अंदर कि एक नया स्टोरी आर्क शुरू होने वाला है इनह्यूमंस का, तो ये डायरेक्ट उससे जाके लिंक होगा। इसीलिए ये कॉमिक मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अभी भी मैं आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं और आप इसी तरह से करते रहिए। और जल्द से जल्द मैं इन सारे सीक्रेट इन्वेजन के सवालों को एक साथ जमा करूँगा और उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो कोई भी आपको कन्फ्यूजन है सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट में या इस इवेंट के अंदर, वो मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इन सारी चीज़ों को समझ सकें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपका सवाल हो #AskSpeedTiger के साथ। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉमिक बुक के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।